नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान में अधिक सक्रिय भूमिका के लिए तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी ओबीसी नेताओं और मौजूदा विधायकों के अलग होने का सिलसिला जो है वो खत्म करना चाहती है। खबर है कि इस सप्ताह के अंत में अमित शाह यूपी की जमीन पर और ज्यादा दिखाई देंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये चुनाव अभियान को रफ्तार देने के साथ साथ बीजेपी कैडर के मनोबल को भी बढ़ाएगा, यानी कि अमित शाह जब उत्तर प्रदेश की धरातल पर होंगे तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी का कैडर कमजोर हो रहा है, जो अमित शाह को फिर से कमान संभालने के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। आप जानते ही हैं कि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, यानी इसके जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत ही है जो पार्टी को लगातार जीत का स्वाद चखाते आई है। कम से कम पिछले 5-7 सालों में तो ऐसा ही हुआ है, इसलिए यह कहा जा सकता है। तो अब यूपी में ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी जड़ों से कमजोर हो रही है। माना जा रहा है कि अमित शाह 22 जनवरी से एक बार फिर यूपी में चुनावी अभियान को रफ्तार दे सकते हैं। 22 तारीख यानी इसी महीने की 22 तारीख को ही चुनाव आयोग रैलियों पर नया फैसला लेगा। अभी तक वर्चुअली सब कुछ हो रहा है, यानी कि सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, इसीलिए आईटी सेल पर दारोमदार ज्यादा है। लेकिन एक बार रैलियों के लिए हरी झंडी मिल गई तो फिर नेताओं को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यूपी में बीजेपी की तरफ से सीएम पद के दावेदार तो योगी जी हैं ही, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह और मोदी जी को ही कमान संभालनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि योगी पर कैडर का उतना भरोसा पार्टी आलाकमान को नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों जिस तरह की बगावत बीजेपी में छिड़ी, उससे योगी जी की क्षमता पर भी सवाल उठे। हालांकि आज समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंध लगा करके बीजेपी को लग रहा है कि उसने कोई बड़ा तीर मार लिया है। बीजेपी ने सीधे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को ही अपनी पार्टी में शामिल करवाया है, आप सब जानते हैं। लेकिन इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, ये अभी बीजेपी ही दावे नहीं कर सकती है। अपर्णा यादव का कोई मजबूत जनाधार नहीं है, ये भी हम सब जानते हैं। अब तक अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के रूप में ही जानी जाती थीं। अब भी उनकी पहचान वही है। कहने को तो आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी की छोटी बहू यानी मेनका गांधी भी बीजेपी में गईं, और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक ही परिवार के लोग अलग अलग दलों में रहते हैं। तो इससे कितना फर्क पड़ता है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के बड़े चेहरे को अपने खेमे में शामिल करवाया है और बीजेपी ने केवल परिवार के एक सदस्य को तोड़ा है। अब ये वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि इस तोड़फोड़ से किस पर क्या असर पड़ा है। वैसे बीजेपी की कमजोरी का असर अभी से नजर आने लगा है, और बीजेपी की कमजोरी का असर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जेपी नड्डा ने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने साथियों के साथ चुनाव में उतर रही है। लोकसभा चुनाव में भी हम सब साथ उतरे थे, और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। एक बार सुन लेते हैं फटाफट क्या कुछ कहा है जेपी नड्डा ने। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेपी नड्डा आज अपने कुनबे को बता रहे हैं, यानी कि गठबंधन हमारा किनके साथ है, क्यों है और क्या करने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं। छोटी सी क्लिप, छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है, और लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे, और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई, और कहाँ कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर,
यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। तो हम सब अभी आप सुन रहे थे कि हम सब 403 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अपना दल और समाजवाद और निषाद पार्टी, इन दो पार्टियों के साथ गठबंधन, और इसे कह रहे हैं जेपी नड्डा जी ने कहा है। तो आज जेपी नड्डा ने ये सारी बातें तो कही, लेकिन उसके साथ साथ अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर के भाजपा ने पहले भी चुनाव लड़ा है और अभी इस चुनाव में क्या कुछ होगा। यानी ये जो हम साथ साथ हैं का गाना गाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये भी बताता है कि बीजेपी अब अकेले यूपी जीतने का दावा नहीं कर पा रही है। एनडीए तो पहले से था ही, लेकिन जीत का अभिमान जो है वो बीजेपी में ही दिखता था। जैसे जैसे हकीकत सामने आती गई, बीजेपी क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की कोशिश करने लगी, हर किसी को मनाने की कोशिश करने लगी, ये कह सकते हैं। चुनाव से पहले ये सारे लक्षण कमजोरी की ही निशानी है। तो आज आइए दोस्तों इसी कमजोरी पर चर्चा करें, या कहें कि आखिर यूपी में कौन मजबूत है, क्या बीजेपी या समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी से 3 कद्दावर नेता, कैबिनेट मंत्री बीजेपी से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और उनके साथ साथ बहुत सारे विधायक। ये कुनबा जो है और बढ़ सकता है कहा जा रहा है, और आने वाला जो वक्त है वो बताएगा कि कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन लगातार ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन के साथ साथ बीजेपी में सेंधमारी भी कर रही है। लेकिन बीजेपी आज अपर्णा यादव को अपने कुनबे में ला करके क्या खुश है, या समाजवादी पार्टी खुश है, ये भी समझेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ श्रवण गर्ग जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, तमाम बड़े अखबारों में ग्रुप एडिटर और प्रमुख पद पर रह चुके हैं। श्रवण गर्ग जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल लाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव कौशिक जी हैं। संजीव जी, आपका स्वागत। और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और आप भी अपने विचारों को रखिए कमेंट बॉक्स में, और उन विचारों पर भी हम चर्चा करें, ऐसी कोशिश करेंगे। और इस वक्त चर्चा जो है वो उत्तर प्रदेश की हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य, 403 विधानसभा की सीटें, और इन 403 सीटों में से 312 सीटें पिछली दफा यानी 2017 में बीजेपी लेकर आई थी। लेकिन इस बार ये 312 सीटें, और अगर एनडीए कहें, जिस कुनबे की बात आज जेपी नड्डा की जुबानी आप सुन रहे थे, यानी कि निषाद पार्टी और अपना दल मिलाकर के 325 सीटें, क्या इस बार 325 सीटें आएंगी? उसमें सुभाषपा का भी योगदान था। तो ये यानी इस बार सुभाषपा यानी राजभर की पार्टी वो अब समाजवादी पार्टी की ओर जा चुकी है। तो बहुत कुछ बदला है इस वक्त, और बदलने के साथ साथ जोड़ तोड़ की राजनीति भी चल रही है। और इस राजनीति में कौन आगे कौन पीछे, यही समझने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है, या बीजेपी जो कैडर बेस्ड पार्टी है वो कितनी मजबूत है। सीधे संजीव कौशिक जी, आपके पास आना चाहूंगा। और आज का जो घटनाक्रम है, सबसे पहला घटनाक्रम ये कि अपर्णा यादव ज्वाइन कर ली बीजेपी को। क्या बीजेपी मजबूत हुई है इससे? देखिए राजीव जी, बीजेपी की हालत का अंदाजा लगाने के लिए आप सिर्फ देख सकते हैं कि पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में से कुछ कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में गए हैं, उसके काट के तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपर्णा बिष्ट यादव जैसे एक कार्यकर्ता या नेता, आप जो कहना है कह लीजिए, वैसे को अपने पाले में लाने के लिए आदरणीय योगी नाथ जी भी उपस्थित होते हैं, मुख्यमंत्री भी होते हैं, उप मुख्यमंत्री भी होते हैं, नड्डा साहब भी होते हैं, और इतने बड़े नेताओं के बीच में उनकी सदस्यता ग्रहण कराई जाती है उनको भारतीय जनता पार्टी। सवाल यह है कि क्या वो भरपाई करने आई है, या प्रतीकों की राजनीति में बीजेपी भी एहसास कराना चाहती है कि हम भी समाजवादी पार्टी को तोड़ के ला सकते हैं। ये कितना बड़ा हास्यास्पद है कि ऐसे इस दर्जे के एक नेत्री को, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि कितने बड़े समूह को प्रभावित कर सकती है, कितने लोगों को अपने पाले में खींच सकती है, वैसे नेत्री को अपनी तरफ लाने के लिए इतना बड़ा कवायद करने की जरूरत पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के बार बार मैं कहता हूं कि पेशानी पे जो लकीर खींचनी थी समाजवादी पार्टी के द्वारा, वो खींच चुकी है, और लगातार उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, और दिखाया जा रहा है कि नहीं, हम भी मजबूत हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति वर्तमान में बनी है, निश्चित तौर पर पिछले दिनों के घटनाक्रम और आने वाले जिस तरह से रणनीति बना करके समाजवादी पार्टी या खासतौर पर विपक्षी पार्टियां जिस तरह से हमलावर है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पेशोपेश में है, उसको समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या करें। एक बात बिल्कुल सही है, अभी आप जैसा आपने कहा कि अब अमित शाह की एंट्री, चाणक्य की एंट्री होने वाली है। ये तब एंट्री की बात हम सुन रहे हैं, शाह पर भी आऊंगा, लेकिन ओपनिंग कमेंट आप लोगों से चाहता हूं अपर्णा बिष्ट यादव के ऊपर, इसलिए क्योंकि जब शुरुआत में मैं बोल रहा था तो आप याद कीजिए कि इंदिरा गांधी की छोटी बहू का नाम भी मैंने लिया था। अब यहां अपर्णा यादव जो हैं वो कितनी मजबूत है, वो कार्यकर्ता है कि क्या है, ये मायने रखता है, या मायने ये रखता है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार से एक को तोड़ करके अपने खेमे में लेकर आना। अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, आप तो समाजवादी पार्टी के काफी नजदीक रहे हैं, जरा समझाइए कि क्या कुछ इस घटनाक्रम से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। देखिए राजीव जी, इस घटनाक्रम से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी अपर्णा बिष्ट के ससुर को भ्रष्टाचारी नहीं कह पाएगी। ये एक जबरदस्त असर पड़ेगा। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अब ये नहीं कह पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये मुझे लगता है एक बड़ा असर जो है वो पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो राष्ट्र धर्म की वजह से गई हैं अपर्णा बिष्ट जी। तो जो राष्ट्र धर्म को अपना रहा है उसका ससुर भ्रष्ट थोड़ी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी अब अपर्णा बिष्ट जी के ससुर साहब को अब भ्रष्ट नहीं कहेगी। ये मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन जो है ये आने वाले दिनों में भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा। बाकी अपर्णा जी के जाने से भाजपा को उतना ही फायदा है जितना समाजवादी पार्टी को उनके रहने से फायदा था। तो इसलिए वो नफा नुकसान की बात तो अलग की है। तो कुल मिला के शुरुआती कमेंट में इतना ही, ठीक है, फिर आगे चर्चा करेंगे। जी जी बिल्कुल। कौन खुश हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, ये समझने की कोशिश। राहुल लाल जी, आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, ये तो एक ऐसा घटनाक्रम घटा है जिसको कि काफी महिमामंडित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है, लेकिन उसका जमीनी असर क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है, ना तो इसके कारण से समाजवादी पार्टी तनाव में है, कहीं से कोई तनाव नहीं है समाजवादी पार्टी में, और ना तो इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी में कोई खुशी है। नहीं, अपर्णा बिष्ट के पूरे मामले को देखकर फिर अब यह भी कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि भाई एक पारिवारिक पार्टी है, परिवार के ऊपर ही केवल जो है कि समाजवादी पार्टी टिकी हुई है, वो आलोचना भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि देखिए 2 दिन पहले ही वो शामिल होने वाली थी भारतीय जनता पार्टी में, जिस समय की कमिश्नर जी हम एंट्री करने वाले थे, उसी दिन इनकी भी एंट्री होने वाली थी, लेकिन तब इन्होंने टाला था कि शायद लखनऊ कैंट के टिकट की इनकी घोषणा हो जाए। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी ने भी अब कम से कम इस मामले में तो दिखा दिया कि वो केवल जिताऊ कैंडिडेट खोजते हैं। वो इस मामले में ये नहीं खोजेंगे, चूंकि 2017 में ये इलेक्शन लड़ी थी, अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार भी किया था, तो ये लखनऊ कैंट की सीट न मिलने के कारण अंततः जो है कि उन्होंने खेमा बदला। तो अब आप कैसे परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी कैसे लगाएगी? परिवारवाद का आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर कि आप केवल एक परिवार के दायरे में रहते हैं। वहां पर अगर परिवारवाद की चीजों को संतुष्ट होने का वो लोग असंतुष्ट हुए तो उसको आप अपने दायरे में खींच रहे हैं। तो ये इसी रूप में है, इसका कोई मतलब नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया, अगर पॉलिटिक्स की भाषा में कहें तो भारतीय जनता पार्टी दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को तोड़ा, हम आपके घर से आपकी बहू को भी तोड़ के हम ले आए। लेकिन स्थिति की तुलना अगर हम लोग करें, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य थे, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम लोग राजनीतिक स्थिति देखते हैं तो वो एकदम पूरब से लेकर पश्चिम तक नजर आती है, वो उनकी मौजूदगी एक समुदाय के नेता के रूप में। क्या इस तरह से कोई भी छवि एक तरह से अपर्णा बिष्ट की छवि रही है? ऐसी कोई भी छवि नहीं रही है, सिवाय मुलायम परिवार के बहू के रूप में। आज के समय में उनका कोई क्या दूसरा परिचय, कोई दूसरा परिचय नहीं है, तो इसमें इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, इसमें उस खेमे में भी उसको लेकर कोई खुशी का माहौल नहीं है। श्रवण गर्ग जी, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले ये 2 क्लिप दिखाना चाहता हूं। एक, अपर्णा बिष्ट जो हैं वो जब बीजेपी ज्वाइन की हैं तो क्या कुछ कह रही हैं कि मैंने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया, और दूसरा इस पर अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है। इन दोनों क्लिप को देखने के बाद सीधा आपसे सवाल यही कि इससे कौन खुश और कौन दुखी, क्या भाजपा खुश है या सपा खुश है, ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे। आइए दोनों के क्लिप को दिखाइए। सबसे पहले अपर्णा बिष्ट यादव की क्लिप को दिखाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
मंचा से इन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। तो राष्ट्र धर्म की बात कर रही हैं और राष्ट्र की आराधना के लिए निकली हैं, और बीजेपी की स्कीम जो है उससे काफी प्रभावित रही हैं और इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं, और फिर आता हूं श्रवण गर्ग जी से, बहुत कुछ सुनना है अभी। जरा अखिलेश। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नेताजी ने काफी समझाने की कोशिश की, यानी मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा बिष्ट को काफी कोशिश की, नहीं समझी होंगी। और दूसरी बात यह कि टिकट का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, बहुत सारे क्षेत्र में अभी टिकट बंटना बाकी है, तो शायद अगर टिकट की बात होती तो उस पर भी चर्चा हो सकती थी। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात यह कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसका विस्तार हो रहा है, यानी कि बीजेपी में भी जाकर के विस्तार कर रही हैं। ये एक छोटी सी घटना हो सकती है, बहुत बड़ी घटना नहीं है श्रवण गर्ग जी, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अपर्णा यादव को ला करके खुश हो सकती है? उत्तर प्रदेश की धरातल पर अब अगर अमित शाह के जाने के भी की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई है, 22 तारीख को फिर से जब चुनाव आयोग की तरफ से बात आएगी, फैसला आएगा या फरमान आएगा कि आगे वर्चुअली ही रहना है या अब लोग, क्योंकि अभी इंडोर मीटिंग आप 300 लोगों के बीच में कर सकते हैं, हो सकता है कि ये रैलियां बढ़ाई जाएं, और इसलिए ये खबर भी आ रही है कि अमित शाह भी अब जा रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी जो है वो अपनी कमजोरियों को समझ रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो अपर्णा की बात कर लें। आपने काफी, इनके जाने से या आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी में। 2017 का चुनाव इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ से लड़ा था, और रीता बहुगुणा के हाथों, ये बीजेपी की थी रीता बहुगुणा, उनके हाथों ये हार गई थी। तो इनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस तो हैं, और बीजेपी को लगता होगा कुछ फायदा होगा इनके आने से। ये जरूर है कि जो मुलायम परिवार में जो संतानें हैं या बहुएं हैं, बताया जाता है कि ये इंग्लैंड से इनकी पढ़ाई हुई है, इनके पास कोई 22 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और 5 करोड़ रुपए की कार में ये चलती हैं। इनका कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है, और बीजेपी को इनके आने से
मेरा ऐसा मानना है कि नुकसान ज्यादा होगा फायदे के बजाय। और समाजवादी पार्टी को फायदा इस हिसाब से होगा कि इनके रहने से जो नुकसान हो सकता था पार्टी में वो अब कम हो जाएगा। तो इसलिए इनके जाने और न जाने से, अब दूसरा मैं एक पारिवारिक मामला है इसलिए उसमें पढ़ना नहीं चाहता कि इनको कितना परिवार में बहू का दर्जा डिम्पल के मुकाबले प्राप्त है नहीं है। मैं वो एक पारिवारिक और व्यक्तिगत मामला है, तो मैं उसमें ये जो बार बार कहा जा रहा है बहू वगैरह, तो उसका कोई बहुत रिकॉग्निशन कितना है ये विवाद का विषय है। दूसरा, आपने मनेका गांधी और इनके बारे में बात की। वो मनेका गांधी का मामला पूरी तरह से अलग है। वो मतलब जो राजीव गांधी के भाई संजय गांधी की बहू, पत्नी और एक एक्सेप्टेड बहू वो रही हैं उस परिवार की, और उन्होंने एक वैचारिक मामलों के चलते या पारिवारिक कलह के चलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और बीजेपी में अब उनकी क्या स्थिति ये भी आपको पता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव से उनको हटा दिया गया है, वरुण को भी हटा दिया गया है, तो मंत्री तो खैर है ही नहीं वो। तो इसलिए 2024 में पार्लियामेंट को लेकर क्या स्थिति बनती क्लियर नहीं है। तो मैं अपर्णा यादव के बारे में तो इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान हो सकता है। बीजेपी में लखनऊ में सीटों को लेकर कलह ज्यादा बढ़ सकती है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा विवाद हो सकता है, पर उनका कोई पॉलिटिकल लाभ मिलेगा बीजेपी को वो मैं नहीं कह सकता। दूसरा, आपने अमित शाह का कहा है, तो अमित शाह कोई जनमानस को प्रभावित करने वाले नेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। वो 300 लोगों की मीटिंग लें या 3 लाख लोगों की मीटिंग लें, वो उनकी अपील प्रधानमंत्री मोदी की तरह की नहीं है। वो रणनीतिकार हैं, वो असंतुष्टों को जाने से रोक सकते हैं और दूसरी पार्टी के असंतुष्टों को पार्टी में ला सकते हैं। वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, पर गेन उनके हाथों हो जाएगा। वो इस तरह का अनुभव नहीं है। बंगाल का अनुभव हम देखें, केरल का देखें, हाल के उपचुनाव का देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव के परिणाम देखें 2018 के। महाराष्ट्र का भी घटनाक्रम देख लें, जो जिस तरह से शिवसेना ने साथ छोड़ा। तो अमित शाह के बारे में ओवर एस्टिमेशन ज्यादा है और उनका कोई ग्राउंड रियलिटी में रोल कितना होगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा लोकल है और अमित शाह पूरी तरह से आउटसाइडर हैं। आप अगर कहते कि राजनाथ सिंह के उत्तर प्रदेश में इंडक्शन से या उनको भूमिका देने से क्या फर्क पड़ेगा, तो अपन शायद कुछ बात कर सकते थे कि हाँ कुछ फर्क पड़ेगा, पर राजनाथ सिंह को तो पूरे परिदृश्य से बाहर ही रखा गया है। तो जो बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये कि उनके पास उत्तर प्रदेश के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है, और बाहरी नेताओं के दम पर, जैसे बंगाल में हालत हुई कि इन्होंने तृणमूल से लोगों को लिया और वहां अपना क्लाउड खड़ा करने की कोशिश की, पर पूरी की पूरी हार हुई, वैसा ये उत्तर प्रदेश में अगर कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे रोक देना राजीव, जब भी आप ठीक समझे मैं रुक जाऊंगा। आपने नड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया तो बहुत ही एक डिप्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें निराशा है पूरी। उत्तर प्रदेश में एनडीए नाम की कोई चीज नहीं है जैसा वो दावा कर रहे हैं। एनडीए के नाम पर उनके साथ अपना दल और निषाद पार्टी है जिसका कि जिक्र उन्होंने किया।
2017 में निषाद पार्टी को केवल एक सीट मिली थी और उसका वोट शेयर 0.62% था, 0.62। और अपना दल को 9 सीटें मिली थी, उसका जो वोट शेयर था 1.98% था, 1.98। बीजेपी का जो शेयर था वो 39.67% था। तो आप 39.67% में इन दोनों दलों के कंट्रीब्यूशन को देख लीजिए कि क्या था, और वो इस बार क्या कर सकते हैं। अगर अब राजभोर होते साथ में, या बुद्धि प्रसाद मौर्य होते, या और तमाम दल होते, तो मैं समझ सकता था। आपने जो एक बात कही कि बीजेपी को आप कमजोर मानते हैं, मतलब कार्यकर्ता वहां कमजोर हुए हैं, ऐसा आपने कहा। अगर मैं ठीक से समझा हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी में कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। बीजेपी बेसिकली कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और मैं अभी इस आज की स्थिति में ये मानने को तैयार नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है। मैं अभी भी मानता हूं कि लड़ाई काफी जिसको कहते हैं कांटे की टक्कर है। हालांकि 2017 के चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में 18% का फर्क था वोट शेयर में। तो मैं अब जो हवा बन रही है वो तो एक मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो योगी को वो बना रहा है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, और एक दूसरा मीडिया है जो थोड़ा सा बीजेपी को हराने की तरफ इंक्लिनेशन है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी स्थितियां उतनी उस तरह की परिपक्व नहीं हुई है कि हम कोई इस तरह की बात करें। आखिरी जो बात मैं कहना चाहता हूं कि वो ये कि आपने कहा कि सीएम पद के दावेदार योगी हैं। मेरा आपसे निवेदन है राजीव जी कि योगी अब सीएम पद के दावेदार नहीं है। योगी केवल तभी रहेंगे सीएम पद के दावेदार कि पिछली बार की तरह अगर वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए 312 सीटें प्राप्त कर लेते हैं, या एनडीए को 325 के करीब सीटें मिल जाती हैं, और हिंदुत्व का कार्ड वहां कामयाब हो जाता है, जो कि मुझे लगता नहीं है इस बार होगा, क्योंकि पूरा खेल अब बदल गया है। तो लड़ाई बहुत अलग चली गई है, क्योंकि दांव पर वहां बहुत अलग चीजें हैं। अखिलेश के लिए अलग है दांव वहां, और नरेंद्र मोदी के लिए अलग है। दोनों के स्टेक्स कॉमन नहीं है राजीव जी। जहां स्टेक्स कॉमन होते हैं वहां आप चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ दोनों के स्टेक्स बहुत अलग हैं, तो उसमें लड़ाई के जो हथियार हैं और लड़ाई का जो साजो सामान है वो भी अलग है। तो अखिलेश ऊपरी तौर पर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और उन्होंने अपर्णा जी के जाने पर वो जिस तरह से अपना एक पोस्चर उनका है अभी, पब्लिक पोस्चर, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, वो कॉन्फिडेंस का है। और अब तो उन्होंने घोषणा भी कर दी है शायद कि वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं। पहले तो उन्होंने मना किया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो किन मजबूरियों के चलते वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बहुत समझने की चीज है। जी जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें, और उनमें महत्वपूर्ण बात यह कि अखिलेश यादव भी अब चुनाव की तरफ जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि उन्होंने नहीं की है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो यही बता रहे हैं। या जैसे आज अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि वहां की जनता अगर चाहेगी और समाजवादी पार्टी अगर हमारी पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो कहा
जा रहा है कि ऑलरेडी ये मन बना चुके हैं अखिलेश यादव कि वो चुनाव लड़ेंगे, और इसलिए भी लड़ेंगे क्योंकि आजमगढ़ और गोरखपुर दोनों जो है वो बिल्कुल सटा हुआ है एरिया, और गोरखपुर से अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ से अखिलेश यादव लड़ते हैं, तो फायदा दोनों ही पार्टियां अपने अपने ढंग से देख रही हैं। अब किसको क्या फायदा होगा, श्रवण गर्ग जी बिल्कुल सही कह रहे थे, वो तो खैर उस समय देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो क्या बीजेपी कैडर की हम बात कर रहे हैं, समाजवादी कैडर की भी बात कर रहे हैं, और साथ में बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव जो है वो किस दिशा में जाने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, जहां बहुत अलग अलग ढंग से चुनाव को देखा जाता है, जिसमें जातियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां पर पिछड़ी जातियों को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। संजीव कौशिक जी, क्या एनडीए की बात जो हो रही है, और ये बिल्कुल सही अभी श्रवण गर्ग जी ने कहा कि एनडीए नाम की चीज उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए नहीं देती है एनडीए वहां दिखाई क्योंकि इनके साथ साथ बीजेपी के साथ साथ सिर्फ दो पार्टियां हैं, एक निषाद पार्टी और दूसरी जो है वो अपना दल है। और इन दोनों के पिछली बार राजभर की पार्टी भी सुभाषपा भी थी, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, लेकिन इस बार वो भी नहीं है, और उनका जो वोट बैंक है वो भी काफी छोटा है, बहुत कम है। ऐसे अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो क्या माना जाए, समाजवादी पार्टी ने जिन दलों को अपने साथ लाया हुआ है, जितने दल उनके साथ उनके कुनबे में हैं, छोटे छोटे दल ही, और इधर बीजेपी, दोनों को तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो आज की तारीख में कौन आगे दिखाई देगा तैयारियों के हिसाब से, पार्टियों के को अपने इसमें लेने के गठबंधन के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं, खासकर गठबंधन के हिसाब से। देखिए, खास करके यदि योगी जी की बात की जाए तो पिछले कुछ कदमों से मुझे लगता है कि वो शायद अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कुल्ले को न बढ़ाने का प्रयास किया और न ही सारे लोगों के साथ तालमेल बनाने का प्रयास किया, जिसका नतीजा ये है कि खुद का कुंडा उनका बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की रणनीति लगातार रही है, हमने देखा है कि इलेक्शन आते आते अलग अलग दलों में से वैसे असंतुष्ट नेता जिनकी अपनी कोई भूमिका थी, या ये वोटों के प्रतिशत के बारे में भी जल्द साहब बता रहे थे, भले छोटा ही उनका वो उसमें योगदान क्यों न हो, लेकिन उनको जोड़ करके आगे चलने की कोशिश वो करते थे और उसका कमोबेश फायदा भी मिलता था। लेकिन इस बार जिस तरह से योगी जी ने अपने पूरे शासनकाल में पिछले 5 साल में जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से एक ठकुराना अंदाज में उन्होंने काम किया है, बहुत सारे उनके ही अपने लोग बहुत आहत होते हुए या तो कुछ बाहर निकल गए, नहीं तो कुछ अभी भी है जो ये दर्द लिए साथ साथ है, मजबूरी है उनकी, कहीं वो जा नहीं सकते हैं। लेकिन जो उत्साह दिखाई देना चाहिए, जिस तरह से कुंबे के साथ मजबूती होनी चाहिए, वो मजबूती नहीं दिखाई दे रही है। और सच ये है कि इस बीच में खास करके हम बार बार ये बात बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई पहला मुख्यमंत्री था जो केंद्रीय नेतृत्व से हाथ मिलाता हुआ या आंखों में आंखें डाल के बात करता हुआ, तरेरता हुआ दिखाई दे रहा था, तो ये भी जीते। उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा इस इलेक्शन में। जिस तरह से शीर्ष नेता इससे पहले उत्तर प्रदेश में सत्ता में लाने के लिए अन्य जगहों पर जिस तरह से वो दिन रात एक करके लगातार कोशिश कर रहे थे, भले बंगाल की हम चर्चा कर रहे हैं, बंगाल में भले हार जीत अलग की बात है, लेकिन जिस तरह से मजबूती के साथ लगातार सारे सितारे उतार दिए गए, जिस तरह से पूरे प्रांतों के मुख्यमंत्री को उतार दिए गए, आने वाले दिनों में संभव है कि यहाँ भी उस तरह की कोशिश हो, लेकिन वो कोशिश वर्तमान में दिखाई नहीं देती है। जो कुंबा लगातार टूट रहा है, दूसरी जगह जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। कथित रूप से वो चाणक्य जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि चाणक्य अब शायद जगह है या लोगों को इस तरह से अब बिखरने से शायद बचाने का प्रयास करें, लेकिन ये वही चाणक्य है जो हर इलेक्शन से पहले सक्रिय हो जाते हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और एक रणनीतिकार के तौर पर अच्छी भूमिका उनकी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कही जा सकती है, वो निभाते भी है। लेकिन इस बार बहुत देर कर दी मेहर आते आते, यदि वो आते भी हैं तो जिस तरह से दिखाया हुआ है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत बहुत कमजोर हुई है, और ये कमजोरी ही अब खास करके समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती दिखाई दे रही है। जिस तरह से एक आत्मविश्वास, हार जीत अपने जगह पे है, लेकिन जितने आत्मविश्वास के साथ अखिलेश यादव अपने लोगों के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, उन्हें ये पेश कर रहे हैं कि अगला भावी मुख्यमंत्री वो खुद है या जा रही है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, तो ये आत्मविश्वास यदि कहीं से मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के निराशाजनक व्यवहार और
आपसी खींचतान, भीतरी खींचतान। ऐसा नहीं है कि केवल जो मीडिया कर्मी है उन्हीं लोगों को जानकारी है, राजनेताओं के पास तो अंदरूनी खबरें बहुत ज्यादा आती है, तो उनको भी जानकारी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी खींचतान से इस वक्त परेशान है, और केंद्र के साथ भी। तो निश्चित तौर पे एक बल मिलता है अभी समाजवादी पार्टी को। मुझे लगता है कि शायद यही बल और यही जोश भारतीय जनता पार्टी पर भारी न पड़ जाए। जी, ये जोश और ये बल। लेकिन एक और भी लिस्ट आई है आज स्टार प्रचारकों की। अमलिंदु जी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अजय मिश्र टेनी नहीं है। 30 लोगों की लिस्ट है, हालांकि ये ऊपर नीचे करेंगे, 40 मैक्सिमम ले सकते हैं, आप सब जैसा जानते हैं, और अभी 10 तो बाकी हो सकता है आने वाले समय में हो। लेकिन अजय मिश्र टेनी का पहली लिस्ट में न रहना ये कई सवाल भी खड़े करता है। किस रूप में देखते हैं अजय मिश्र टेनी को बाहर रखना? अभी देखिए राजीव जी, टेनी का ही उसमें नाम नहीं है, बल्कि अगर दिनेश शर्मा को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश से किसी भी शिक्षा तिवारी, उपाध्याय, चौबे, पांडे, किसी का नाम नहीं है। यानी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें दिनेश शर्मा को छोड़ के कोई भी शर्मा, मिश्रा, पांडे, चौबे, दुबे, तिवारी ये सब शामिल नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? तो भारतीय जनता पार्टी जाने में अगर जो संदेश लोगों ने पढ़ा वो तो ये पढ़ लिया। तो अब अगर अजय मिश्र टेनी का भी नाम इसमें आ जाता है तो ठीक है, अजय मिश्र टेनी भी हो जाएंगे, जैसे दिनेश शर्मा है उस लिस्ट में, तो टेनी भी उस लिस्ट में आ जाएंगे। बहरहाल टेनी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दबाव में तो बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है अमित शाह वर्सेस योगी जी, उसका प्रभाव भी शायद जो है वो इसमें देखने को मिला है कि टेनी का उसमें नाम नहीं है, क्योंकि योगी जी शायद जो है वो टेनी को नहीं चाहते, क्योंकि टेनी को ब्राह्मणों को नेता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी पेश करना चाहती है, और योगी जी चाहते हैं कि वो नेता जो है वो किसी का नहीं होगा, नेता तो मैं ही हूं, क्योंकि नेता तो अकेले योगी जी, मैं तो अकेले वही है। तो गद्दी पे खतरा जब होता है तो फिर ऐसी चीजें बहुत सी होने लगती हैं, उसके निहितार्थ निकाले जाते हैं, जैसे हम लोग भी निकाल रहे हैं, जनता भी निकाल रही है, और जाहिर सी बात है कि हम लोग निकालेंगे ही, क्योंकि हमारा काम है निहितार्थ निकालना। अब वो भारतीय जनता पार्टी की मंशा रही हो या ना रही हो, लेकिन हमने निकाल लिया उसमें कि दिनेश शर्मा के अलावा उसमें कोई मिश्रा, चौबे, तिवारी, पांडे नहीं है। तो ये एक संदेश हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या वास्तव में अब ब्राह्मण जो है उससे भी वो भी नाराज हो रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे थे कि 85 तो हमारा है और 15 में बंटवारा है, तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर चुकी है कि उस 15 में भी बंटवारा है। अब आज जिस समय भर्ती कराया गया अपर्णा बिष्ट जी को भारतीय जनता पार्टी में, तो शॉल ओढ़ाने वालों में 2 लोग थे, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य। अजय सिंह बिष्ट जी जो थे वो थोड़ा दूर को खड़े हुए थे, मतलब शॉल नहीं ओढ़ा रहे थे। तो ये क्या केमिस्ट्री है? इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये केमिस्ट्री क्या है भाई, कि आप अपर्णा बिष्ट को जो है, अगर अजय सिंह बिष्ट शॉल ओढ़ाते तो अच्छा लगता। अब ये 2 पिछड़े जो हैं, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य, ये शॉल ओढ़ा रहे हैं, तो ये अपर्णा बिष्ट को पिछड़ा साबित करने की कोशिश है या इनको सवर्ण बनाने की प्रक्रिया है, स्वतंत्र देव सिंह को, केशव प्रसाद मौर्य को? अब ये भी सब सवाल है, मतलब ये मेरे सवाल नहीं है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं सब वो सब सवाल है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय होता है तो लोग खुराफाते करते हैं, सवाल में सवाल जो है इस तरीके से निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये लिस्ट भी जो है प्रचार सड़कों की, अब जब स्टार पेज ही नहीं सज रहा है तो ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट का क्या मतलब है भाई? 22 के बाद अगर चुनाव आयोग घोषित कर दे कि भाई ठीक है स्टेज सजेंगे, तो ठीक है स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ जाए, अच्छी बात है। लेकिन अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है इसका भी अभी कोई मतलब नहीं है। देखिए भूपेश बघेल जी जो है वो गए थे प्रचार करने के लिए, बंद कमरे में उन्होंने मीटिंग करी चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक जो प्रक्रिया है, और सुना जाता है कि यहाँ नोएडा में उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हो गई। तो जब ये परिस्थितियां हैं तो फिर ये स्टार प्रचारकों की आवश्यकता क्या है? मतलब इसका स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी है इसका एक संदेश जो है ये देने की कोशिश की जाती है कि हमने फला जाति का फला नेता जो है हमने उतार दिया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई संदेश था, और इस संदेश में भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पिछड़ गई है, क्योंकि अगर इसमें टेनी को शामिल कर लेते, किन्हीं और मिश्रा जी, पांडे जी को भी शामिल कर लेते तो एक संदेश जाता। लेकिन जो लिस्ट आई है मतलब यूपी से उसमें नहीं आया, हालांकि नितिन गडकरी जी का नाम है उसमें, मतलब वो गडकरी जी को लोग पांडे मिश्रा वाली श्रेणी ही है उनकी, वो नहीं जोड़ते, मतलब मालूम नहीं पड़ता है कि ये पांडे मिश्रा वाले हैं, लेकिन है वही, तो नाम तो है, मतलब
एक नाम और है, लेकिन वो यूपी से मतलब जो है वो अकेले दिनेश शर्मा का उसमें नाम है। और दिनेश शर्मा को लखनऊ में भी कितने लोग जानते हैं और नोएडा में कितने लोग जानते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय विधायक लोग हैं वही कितना जानते हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये लिस्ट का मुझे लगता है कोई मतलब ऐसे कोई मकसद नहीं है, लेकिन बस ये संदेश देना था कि ये है, तो वो संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जी राजीव जी, ये संदेश आगे पता नहीं अजय मिश्र टेनी आएंगे या नहीं, लेकिन जब ब्राह्मणों की बात आ रही है, राहुल लाल जी, क्या सचमुच अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर जब हम बीजेपी की बात करते हैं और ये बहुत दिनों से चल रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है वो नाराज है, क्या ऐसा लगता है? आप तो लगातार घूम रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज जो है वो बीजेपी से नाराज है? क्योंकि कई लोग जो बीजेपी के में हैं और ब्राह्मण हैं, उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं नहीं जी हम तो देखो बीजेपी में हैं, हम तो नाराज नहीं है। और ऐसे ही दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो नाराज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। तो क्या ये अजय बिष्ट या कहें योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो एक कि वो ठाकुरों को ज्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया है और इसके कारण नाराजगी है और इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, आने वाले चुनाव पर, ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या धरातल पर? देखिए, जमीन पे जब हम लोग जाते हैं तो ये स्थितियां है। कहीं देखिए पूर्वांचल में एक तरह से गोरखपुर का जो विवाह पे ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच का जो संघर्ष था, कहीं कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने उसको पूरे प्रदेश में उसको फैला दिया उसको। और कई बड़ी घटनाएं इस तरह की एक दो घटनाएं होती तो फिर भी उसको लोग अपराध मान लेते, लेकिन कुछ कई बड़ी घटनाएं लगातार घटती रह गई और इस कारण से ये विभेद की खाई बन गई। देखिए अभी भी लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप बुलडोजर आपके चलते तो फिर आपके अपने ठाकुर जो अपराधी है उनके धनंजय सिंह के घर बुलडोजर कहां चल रहा है? हम लोग तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो तो क्रिकेट खेलते हुए देखे गए थे, लेकिन उनके घर तो बुलडोजर नहीं चला था। तो आप जो है कि आप खुशी दुबे का मामला देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं वो उस वर्ग को उसने काफी ज्यादा आहत किया है कि आखिर 3-4 दिन पहले फिजाई पार्टी है किसी घर में और उसको किस आरोप में आप इतने कठोर सजाएं आप दे रहे हैं उनको। तो ये एक मतभेद है और ये मतभेद अब हो चुका है कि कहीं न कहीं ब्राह्मण बनाम जो ठाकुर का मामला था उसको लेकर समय रहते हुए ही अगर योगी आदित्यनाथ उसको सुलझाने का प्रयास करते तो सुलझ सकता था, लेकिन उस समय उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। आप ये बताइए विकास दुबे की क्या जरूरत थी गाड़ी पलटने की? छोटा छोटा बच्चा भी जान रहा था उस दिन के आज विकास दुबे जो है तो कानपुर नहीं पहुंच पाएगा, ये हर कोई कह रहा था कि नहीं पहुंचेगा, बीच में कोई घटना घट जाएगी। तो ये लोग हमेशा नेता सोचते हैं कि जनता की स्मृति काफी छोटी है, लेकिन कई मामलों में स्मृतियां काफी गहरी होती हैं। एक तो ये स्थिति है। दूसरी चीज की देखिए एक सवाल जो आप अभी पूछ रहे थे, क्योंकि आज हम लोगों ने जेपी नड्डा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि वो अपने 2 सहयोगी दलों के साथ जिस तरह से निराश होकर बैठे हुए थे, इसके ऊपर अभी एक मैं नेशनल टीवी चैनल के डिबेट में था तो वहां जब ये मुद्दा उठा और हमने कहा कि अभी आपकी सेना तो काफी छोटी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और इधर की सेना बड़ी लंबी हुई, तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा उनके तरफ से कि भाई हम तो पांडव है, हमारे पास सेना कभी होती है लेकिन लड़ाई लड़ लेते हैं। लेकिन जो जमीनी स्थितियां हैं, आप देखिए 2017 की स्थिति, जिस उस समय जो सोशल इंजीनियरिंग जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था और अभी जो स्थिति है कि आपके पास सहयोगी के नाम के केवल 2 सहयोगी है। ये तो बाहर से एक तरह से जो सहयोगी जो बाहर से है उसके, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर के जो बड़े बड़े नेता, जो कद्दावर नेता, जो अलग अलग समाजों का प्रतिनिधित्व करते थे, वो भी तो बाहर आए। आखिर हम लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आप देखिए कहां पडरौना से लड़ते हैं, बेटी को कहां बदायूं से जिताते हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश के नक्शे में हम लोग देख रहे हैं तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है कि लगातार उनका प्रभाव क्षेत्र दिखता है। तो उस प्रकार के लोग जो है कि आपके पास नहीं रहे। इसकी गणना करने पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है कि सोशल इंजीनियरिंग के गणित में भी बीजेपी पिछड़ी है। आप अगर 2017 की स्थिति को ही अगर हम लोग फिर से देख लें तो 2017 में जिस तरह से संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल उनके साथ थी, तो उन 2 घटकों को अगर हम लोग अभी उसी को जोड़ कर रखें, बाकियों को निकाल दें, तो लोग जो गणना कर रहे हैं वो सीटें 169 पे पहुंच जा रही हैं। बाकी परिस्थितियां अगर 2017 के समान हो तो तब भी वो 169 पे जाके वो 325 पे वो गाड़ी नहीं रुकती है। जबकि इसके अतिरिक्त देखिए हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना को लेकर जो लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई, भले आप आंकड़े छुपाते हुए रहे, लेकिन ये कोई भूला नहीं। अभी हम लोग तीसरे लहर से हम लोग जूझ रहे हैं। इस समय तीसरे लहर में लोगों को जान माल का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जन सामान्य में यह चर्चा जरूर बनी हुई है कि कोरोना के दूसरे लहर में जो नुकसान हुआ था वो अभी जन सामान्य के बीच में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है इस समय, कि शमशान घाट को जलाने के लिए भी जो 32 40 घंटे की जो लाइनें लगी हुई थी, उसको कोई भूला नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन मांगना अपराध हो गया था। कि सोशल मीडिया पर जब कोई ट्वीट करके ऑक्सीजन मांगता था तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। दूसरी चीज की देखिए,
जो यहाँ पे परसेप्शन की लड़ाई का प्रयास होता है। अभी जैसे हम लोग फर्स्ट खंड में चर्चा भी कर रहे थे अपर्णा यादव को लेके, और आप देखिए ना लखनऊ कैंट की सीट को ही ले लीजिए, एक अनार 100 बीमार, वहां से कौन कौन, एक तरह से रीता बहुगुणा जो कि पहले जीती थी, वो तो कह रही है कि हम अब अपने संसद पद से हम इस्तीफा देने के लिए तैयार है, बैठे हुए, आप इस्तीफा ले लीजिए लेकिन हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए। दिनेश शर्मा है वो भी लड़ना चाह रहा है, जो वहां पे लखनऊ की मेयर है जो वो भी अपनी जो कि बहू को वो टिकट देना चाह रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ कैंट सीट पर नजर लगाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। गर्ग साहब सही कह रहे थे कि उस सीट को जब आप अपर्णा यादव को देंगे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से खींचतान बढ़ाने वाला ही स्थिति पैदा करने वाला है वहां पे। दूसरी चीज के देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तमाम स्थितियां जो अभी तक समाजवादी पार्टी की पूरी रणनीति को देखते हैं, जो पूरा उनका कॉन्फिडेंस और तमाम दूसरी तरह की चीजें नजर आती है, वो एक अलग ढंग से उनसे रणनीतिक गलतियां काफी कम हो रही है। अगर एक हमें जिन्ना वाले स्थिति को मैं छोड़ दूं अगर, तो जिन्ना वाले बयान के अतिरिक्त तो लगातार जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उसी को वो प्रभावी ढंग से उठा रहे हैं। और ये इलेक्शन, क्योंकि मैं जब मैं फील्ड में जा रहा हूं तो मुझे कई सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि जिन्होंने हमेशा जब से उनको वोटिंग राइट्स मिले वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ही वोट देने वाले लोग थे। वो लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कट्टर समर्थक भी इस बार उनसे दूर हो रहे हैं। इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये स्थितियां क्या है। हम लोग यहाँ पे स्थिति देखिए, लगता है राजनीतिक दलों को अब जो विशेषकर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उन्हें लगता है कि हम चौकी राजा का मामला उठा देंगे, कुछ और मामला टीवी चैनलों के डिबेट में ला देंगे, तो शायद जो है कि ध्रुवीकरण की स्थितियां हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कहीं से भी ध्रुवीकरण की स्थिति नहीं है। पश्चिमी यूपी जहां से कि आपने दंगे करा के 2013 के दंगे करा के आपने जो ध्रुवीकरण की जो रोटी एक तरह से 14, 17 और 19 में खाई, वो स्थितियां बदल चुकी हैं। अब वहां पर अभी भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा काफी जबरदस्त स्थिति में है, जाट और मुस्लिम की एकता बिल्कुल देखने वाली स्थिति बनती है। तो वो आप वो ध्रुवीकरण की स्थितियां ना तो पश्चिमी यूपी में दिख रही है ना पूर्वी यूपी में कहीं नजर आ रहा है। तो इसके कंडीशंस बदले हुए और हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के 5 वर्षों का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और केंद्र सरकार के जो 8 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भी इस सरकार को डूबे हुए है। आखिर महंगाई जो कि एक तरह से खुदरा महंगाई दर भी 5.5%, थोक महंगाई दर भी 13.5%, जो 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वो भी उस समय में जबकि हमारे आपके सबके पॉकेट में पैसे घट रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी घट रही है। तो लोगों को सोचने के लिए बाध्य कर दे रहा है। लोग अभी भी याद नहीं करते, अयोध्या को दीपोत्सव के रूप में याद नहीं कर रहे हैं। लोग अयोध्या को याद कर रहे हैं कि सरसों तेल की महंगाई के कारण किस तरह से लोग वहां से सरसों तेल को दीपकों से निकाल के अपने घर पे ले जा रहे थे। तो आप परसेप्शन बिल्डिंग का प्रयास कुछ और करते हैं, बीजेपी और प्रयास करती है, उसके दुष्प्रभाव कहीं और हो जाते हैं। ये एकदम समझने वाली चीज है। इसलिए स्थितियां जब फील्ड में जब हम लोग जा रहे हैं तो वो स्थितियां एक अलग किस्म की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा संख्या में है, लेकिन क्या उन कार्यकर्ताओं में उत्साह का वही लेवल है जो हम लोगों ने 2017 में फील्ड में देखा या 2019 में देखा? उनके उत्साह में कहीं न कहीं कमी दिखती है। और जो समाजवादी पार्टी देखिए उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए। हम लोग अभी भी याद है कि रैली जब तक कभी चुनाव आयोग ने प्रतिबंध नहीं लगाए थे तो किस प्रकार से विपक्ष के, चाहे वो कांग्रेस के संकल्प रैली हो रहे थे या फिर समाजवादी पार्टी के जो भी रैली हो रहे थे, जनता स्वतः स्फूर्त रूप से किस रूप से आ रही थी, भारी संख्या में आ रही थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को किस तरह से उसमें तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना पड़ रहा था। उत्तर प्रदेश पथ परिवहन निगम के बसों को आपको लगाना पड़ रहा था। तो इन सब चीजों को लोगों ने भूला नहीं है। आप बार बार कहते हैं कि नहीं हमने अपराध समाप्त कर दिया, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि आपने अपराध समाप्त करने के नाम पे भी जो आपने चयन करने का जो तरीका समझा है कि आप एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, धनंजय सिंह को छोड़ दे रहे हैं, अजय मिश्र प्रेमी को छोड़ दे रहे हैं, तो ये सब चीजों का पर्दाफाश हो चुका है। जी जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातों के सामने उस रेफरेंस में बहुत सारे दूसरे भी सवाल पैदा होते हैं। श्रवण जी के पास सीधे आना चाहूंगा। जैसे भीड़ अभी आ रही थी, हम जब देख रहे थे समाजवादी पार्टी में स्वतः स्फूर्त काफी भीड़ आ रही थी, लेकिन ऐसी भीड़ हमने पश्चिम बंगाल में भी देखी थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीदी ओ दीदी कहते हुए वहां चिल्लाते थे तब भी खूब भीड़ होती थी। और ऐसी ही भीड़ हमने देखी थी बिहार चुनाव में भी, जब आरजेडी की सभा होती थी और तेजस्वी यादव ने जब उस समय नारा युवाओं को में जोश भरा था, लेकिन आरजेडी की सरकार वहां नहीं बन पाई। तो एक उससे पहले यानी बिहार का चुनाव, एक फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव, ये भी भीड़ हमने देखा है और जिनकी तरफ भीड़ गई उनकी सरकार नहीं बन पाई। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो
परसेप्शन और उसमें भी महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक नीड्स में आते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, कोरोना काल की जो अव्यवस्था है, वो गंगा में तैरती हुई लाशें, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के अगर आप सोशल मीडिया पर लिख दीजिए तो उस पर आपकी गिरफ्तारी, ऐसी सारी चीजें, क्या इन चीजों को, इन तमाम बातों को जब वोटर्स जो हैं, जो उत्तर प्रदेश, इसलिए स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश कह रहा हूं, श्रवण गर्ग जी बहुत नजदीक से, बहुत जमाने से आप देख रहे हैं चुनाव को बहुत नजदीक से, इसलिए कि क्या उत्तर प्रदेश में ये सारे जो इश्यूज हैं वो सामने आएंगे आने वाले चुनाव में, या फिर हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, क्योंकि अपर्णा यादव भी कह रही हैं कि राष्ट्र धर्म निभाने के लिए और राष्ट्र की आराधना करने के लिए मैं बाहर आ गई हूं बीजेपी में, तो यहां राष्ट्रवाद की बात आती है, यहां हिंदुत्व की बात आती है, घूम फिर करके बीजेपी उस पे मोड पे चुनाव लड़ना चाहती है। आने वाले समय में ऐसी चीजें और भी देखने सुनने को मिलेंगी, बहुत सारे और भी नए नए जुमले गढ़े जाएंगे। इसमें क्या ये तमाम चीजें जो हैं जिसको समाजवादी पार्टी या बाकी लोग या हमारे साथी राहुल लाल जी कह रहे हैं, ये मुद्दे बन पाएंगे क्या? राजीव जी, दो तीन चीजें जो राहुल लाल जी ने भी कही और संजीव जी ने भी कही और अमलेंदु जी ने भी कही, मैं थोड़ा सा उसको दो तीन पॉइंट्स वो करके फिर आपकी जो मूल बात है उस पर आता हूं। और टेनी को नहीं लिया प्रचार में, ये बहुत अच्छा किया। ये चुनाव ब्राह्मणों का नहीं है और ब्राह्मणों को प्रचार में रखना, उससे कोई बहुत फायदा मिलेगा बीजेपी को और नहीं रखने से कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो कास्ट कॉम्पोजिशन है उसमें 11% के करीब ब्राह्मण है और करीबन 8% के करीब वोट देते ही हैं वो बीजेपी को, और उनकी दिक्कत यह है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे। मसलन ये कि मुसलमान अगर एसपी को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे। अब आप कहेंगे कि किसी मुस्लिम प्रचारक को तो समाजवादी पार्टी ने रखा नहीं है कि वो कोई प्रचार कर रहा हो, उसके बावजूद मुस्लिम क्यों देंगे। तो अब ये मुद्दा नहीं है कि प्रचार ठाकुर कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है कि मुस्लिम कर रहा है। मतलब मुसलमान अगर उत्तर प्रदेश का वोट देना चाहता है समाजवादी पार्टी को, तो वो ये नहीं देख रहा है कि कोई मुस्लिम प्रचारक है कि नहीं है। इमरान मसूद को अभी शामिल हुए कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी में, और उनका टिकट नहीं दिया, काट दिया उनका टिकट। क्यों काट दिया? क्योंकि उनकी जो इमेज है, मैं तो गया हूं उस इलाके में, मैं घूमा हूं, मैंने देखा है कि काफी जिस तरह के भाषण देते हैं वो काफी उसके प्रति काफी नाराजगी वहां रहती है। तो एक तो ये ब्राह्मण वाला मामला अपने को थोड़ा सा डिबेट से बाहर कर देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ठीक किया इन्होंने कि जिन लोगों को रखना चाहिए, अभी जो मुद्दा है वहां 32 से 35% जो नॉन यादव वोट्स हैं, ओबीसी, जो कि पूरा का पूरा टिल्ट करने वाले हैं इस चुनाव को, वो मुद्दा है। अभी मुद्दा ब्राह्मण और ठाकुर नहीं है। ठाकुर तो कहां जाएंगे, वो है बीजेपी के योगी जी के साथ। और ब्राह्मण अगर 1-2% कम भी होते हैं तो वो कहां जाएंगे? वो कांग्रेस के पास जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है अगर वो उससे नाराज वोट प्रियंका गांधी के पास जाता है, तो कोई परेशानी नहीं है उसको, भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि वो लोग जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो शायद कई चीजों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। और अब आते हैं मूल मुद्दे पर जो आपने कहा, और इन्होंने हमारे जो साथी राहुल लाल हैं उन्होंने कहा कि इस चुनाव में
और आपने अगर गौर से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हो, मैं तो रोज सुन रहा हूं लगातार, वो सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं बातचीत में जो आम जनता से जुड़े हुए हैं या किसानों से जुड़े हुए हैं। वो हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। आप देखिए, गौर कीजिए कि वो हिंदुत्व पर भी प्रहार नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी एक स्टडी होना चाहिए, एक डिबेट होना चाहिए कि अखिलेश यादव हिंदुत्व पर भी हमला नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव हाथरस और उन्नाव भी नहीं कर रहे हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि भाई आप ये क्या दलितों के साथ नहीं है? तो सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आप सपोर्ट करते हैं ये जो हिंदुत्व है बीजेपी का या योगी का? वो टच ही नहीं कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकल, कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं इस मामले में, और वो एक जिन्ना वाले मामले में बोल के फंस गए, तब उसको रिपीट नहीं करना चाहते। इसलिए चूंकि समय कम है राजीव जी, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात खत्म करता हूं कि ये जो चुनाव है ये पूरा का पूरा बैकवर्ड क्लासेस के मुद्दे पर चला गया है। बैकवर्ड की जो नॉन यादव हैं खास करके, उनको कैसे, बीजेपी का कमिटेड वोट तो उसके साथ है, उसमें बहुत कम डेंट लगने वाला है। वो लगेगा डेंट, कोरोना के कारण लगेगा, महंगाई के कारण लगेगा, और चीजों के कारण लगेगा, पर टेनी के कारण या विकास दुबे के कारण कम लगेगा, क्योंकि वो ठीक है, विकास दुबे को डिफेंड कैसे करेगी बीजेपी कि विकास दुबे बहुत महान नायक थे, ऐसा तो कहेगी नहीं, और टेनी भी कोई महान नायक है ये भी नहीं कहेगी। और टेनी को नहीं निकाल के जितनी जोखिम वो ले सकते हैं इस चुनाव में ले रहे हैं, उसका नुकसान खामियाजा भुगत रहे हैं। इससे ज्यादा उनको बीजेपी ब्राह्मण अपीजमेंट की जरूरत नहीं जितना उन्होंने कर दिया है, और ठाकुर अपीजमेंट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि योगी जी साथ में है। वैश्य भी जो वहां के 4% है, 3.5% है, जो कि जिसका कि 62%, 65% बीजेपी को ही मिलता है। बीजेपी के कैलकुलेशंस राजीव जी बिल्कुल अलग हैं इस समय, क्योंकि उनको ये लगता है कि 2013 के बाद का, जिनका कि जिक्र इन्होंने किया राहुल लाल ने, वो 14, 17 और 19 में जो फायदा लेना था ले लिया हिंदुत्व का, पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम हुआ था, जाट मुस्लिम हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पर उन्होंने कैराना और मुजफ्फरनगर को इश्यूज को उन्होंने अखिल भारतीयता प्रदान कर दी थी कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पलायन हो रहा है, और उसका फायदा पूरे उत्तर प्रदेश में लिया था और पूरे देश में लिया था। जो कहते हैं ना लोग कि ये फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 99 सीटों पर मिला था 2013 के पोलराइजेशन का, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं कहता हूं कि उसका फायदा पूरे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के चुनावों पर और पूरे देश में मिला था, वो इस बार गायब है। और बीजेपी के सारे कैलकुलेशंस योगी को लेकर यहीं पर खराब हुए हैं कि हिंदुत्व का जो कार्ड था वो बैकफायर कर गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस चुनाव के, और मैं इसीलिए मैं अपनी बात को एक बार दोहरा के खत्म करता हूं। मैं अभी कोई घोषणा करने के स्थिति में नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है या समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुकाबला बहुत बराबरी का है, और अगर क्लीन स्वीप कर जाए समाजवादी पार्टी कि 2017 में जो बीजेपी थी वो 2022 में समाजवादी पार्टी हो जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। मैं उसकी बात नहीं करता। मैं जो अलग किस्म के चुनाव हैं बराबरी के, उसमें ये मानता हूं कि अभी हमको देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि
दाव पर प्रधानमंत्री हैं, उधर उनकी सीट है, और इधर अखिलेश की केवल मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा है। तो सब मुकाबला असमानता का है, समानता का नहीं है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि मुकाबला जो है वो असमानता का है, समानता का नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सीट वाराणसी आप जानते हैं, और लगातार कल ही प्रधानमंत्री वाराणसी के अपने कार्यकर्ताओं से वर्चुअली मुलाकात कर रहे थे और उनको भी जीत का मंत्र दे रहे थे। लगातार पूर्वांचल का दौरा करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री। चुनाव की घोषणा से पहले वर्चुअल इन चुनाव प्रचार की जो घोषणा हुई चुनाव आयोग की तरफ से, उससे पहले लगातार वो 7 बार जा चुके अलग अलग परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास के लिए, और आप लोगों ने देखा। और अब प्रधानमंत्री के अलावा योगी आदित्यनाथ भी अपने गृह जिले से, जनपद से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस है। और ये तय मानिए कि बीजेपी के लिए पश्चिमी भाग से ज्यादा महत्वपूर्ण और मुश्किल भरा इस वक्त जो खबरें हम लोगों तक आ रही हैं वो पूर्वांचल है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी भी काफी मजबूत रही है। 2012 का चुनाव अगर जीत करके आई थी तो वहां, और 2017 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी हारी तो उसमें भी पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस बार पूर्वांचल किधर जाएगा, और उसमें भी समानता असमानता की बात जो हमारे वरिष्ठ साथी बोल रहे हैं श्रवण गर्ग जी, वो यही कि प्रधानमंत्री की कुर्सी और इधर सीएम पद की लालसा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और उसमें अगर आज की तारीख में देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुतबा और एक जो चुनाव मैनेज करने का जो तरीका रहा है बीजेपी का, उसको देखा जाए तो यहां पर बीजेपी ऐसे भारी दिखाई देती है अगर कागजी तौर पर देखा जाए। लेकिन क्या धरातल पर जिस प्रकार दोनों की तरफ अगर देखा जाए तो बराबरी यानी कि कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। यह मुकाबला कौन अपनी तरफ ले जाता है ये महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र करते समय मैं अभी थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल की बात भी कर रहा था और उधर बिहार की बात भी कर रहा था। भीड़ वहां भी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी उस समय ममता बनर्जी कुर्सी पर विराजमान थी, और बिहार में भी अगर देखें तो सीएम नीतीश कुमार उस समय कुर्सी पर विराजमान थे, और यहां अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर विराजमान हैं। अगर इन तमाम चीजों को एक साथ रखा जाए तो एज उनके हाथ में है जो कुर्सी पर विराजमान है। तो बहुत कुछ सोचना है आप लोगों को भी, और उसी की समीक्षा हम यहां कर रहे थे। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आप श्रवण गर्ग जी आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद देता हूं आपको इस चर्चा के लिए। अमलेंदु उपाध्याय जी आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ 2 और साथी जुड़े थे, राहुल लाल जी और संजीव कौशिक जी। संजीव जी और राहुल जी आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ में हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इस वक्त, जैसे जावेद इकबाल लिख रहे हैं कि यह मुकाबला सरकार वर्सेस जनता है। मतलब ये जो मुकाबला है उत्तर प्रदेश का सरकार बनाम जनता का है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे हैं जावेद इकबाल भाई कि अगर जनता और सरकार की बात हो जाए, जो कल हमारे एक साथी कह भी रहे थे, अगर ये बात हो जाए तो बाजी बिल्कुल पलट सकती है। जैसे 2017 में बाजी पलटी थी, तो क्या यहां वो बाजी पलट सकती है? चाहे हमने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, चाहे हमने बिहार का उदाहरण दिया, लेकिन क्या ये बाजी अगर जनता बनाम सरकार है तो पलट सकती है? बिल्कुल पलट सकती है तब। और आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है ये आप शनिवार को जरूर देखिए। हमारे साथ शाम 5 बजे से हम ओपिनियन पोल लेकर के आएंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे साथी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। रविंद्र कुमार हैं जो कह रहे हैं कि बंगाल में रुतबा कहां गया था, और ऐसे ही कमिल शेख हैं, बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं रविंद्र कुमार जी आप। और प्रदीप कुमार लिख रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से 24 घंटे पहले कोई भी पुलवामा कर सकने का दम रखती है, ईमानदारी से तो जीतने से रही, देश में बहुत से देवेंद्र सिंह हैं, कह रहे हैं प्रदीप कुमार जी। अब्दुल जब्बार लिख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वालों, थोड़ी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखो, तुम्हारे सारे नेता दल बदलू, तुम्हारा परिवार दल बदलू, अभी भी आरोप मुसलमानों पर ही लगाते रहोगे कि वोट कटवा है। ये सवाल कर रहे हैं अब्दुल जब्बार जी, उनके हिसाब से वाजिब सवाल है। ओम प्रकाश तिवारी कह रहे हैं कि जिसके पाले में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसियों का सहयोग हो, उसे हराना इतना आसान नहीं होगा।
बिल्कुल ओम प्रकाश तिवारी जी, यही बात हम लोग भी कह रहे हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब कुछ जिसके पास में हो, सरकार भी जिसके हाथ में हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, सब कुछ हो, उसको उससे जीतना, और अगर उससे जीत गए तभी जीत सकते हैं। जो हमारे साथी अभी जावेद इकबाल जी कह रहे थे कि सरकार, ये मुकाबला जो है वो सरकार बनाम जनता का है। अगर ये मुकाबला सरकार बनाम जनता का है तो जीत सकते हैं। जनता अगर आ जाए बाजी पलटने पर तो जीत होगी, लेकिन अगर नहीं तो फिर क्या होगा वो समझना यहाँ पर मुश्किल नहीं है। मोहम्मद उस्मान है जो कह रहे हैं डीबी लाइव गुड। अब्दुल जब्बार लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। जावेद इकबाल शुक्रिया कर रहे हैं। शुक्रिया जावेद इकबाल भाई कि आप जुड़े और देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को। विनोद बाजाती हैं जो ऑफिशियल जो लिख रहे हैं, अर्पणा ने बीजेपी में आफत ला दिया है। अर्पणा यादव की बात कर रहे हैं कि बीजेपी में आफत ला दिया है अर्पणा यादव वहां बीजेपी में जा करके। और शाहनवाज त्यागी लिख रहे हैं एसपी। अब्दुल जब्बार कह रहे हैं कि मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूं, जो सच्चाई है वो भी सामने आनी चाहिए। अब्दुल जब्बार जी बिल्कुल सही, इसलिए तो आपकी बातों को मैं यहां रख रहा हूं। आप जो कह रहे हैं उसमें आपके हिसाब से दम है और वही बात मैं रख रहा हूं। मेरी सोच कुछ और हो सकती है, आपकी सोच कुछ और हो सकती है, और हम लोग अपनी बातों को अपनी बातों को रखें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि हम लड़े झगड़ें, क्योंकि हमें किसी और के लिए लड़ झगड़ के हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। बस हम अपने विचारों को रख सकते हैं, तथ्यों के साथ रख सकते हैं, प्रूफ के साथ रख सकते हैं। नेटवर्क आप तक MK96 का लिखना है 8 को ममता जी आ रही हैं अखिलेश भैया के प्रचार के लिए। बिल्कुल 8 फरवरी को ममता बनर्जी आ नहीं रही हैं वर्चुअली। अभी तक उन्होंने कहा कि वर्चुअल मीटिंग हम करेंगे और वो भी लखनऊ से में प्रचार करेंगी। वो जावेद इकबाल है। तेज प्रताप यादव लिख रहे हैं आज चोर और चौकीदार की बहस के बीच रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, भ्रष्टाचार, कालाधन, नोटबंदी, रोजगार, महंगाई आदि सभी मुद्दे उड़नछू हो गए हैं। सही बात है, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो उड़नछू हो गए हैं। और यही मैं अभी पूछ भी रहा था अपने साथी राहुल लाल जी से, जो वो बात कर रहे थे, श्रवण गर्ग जी से पूछ रहा था कि क्या ये मुद्दे भी रहेंगे जिसमें बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे जो हैं, कोरोना काल की अव्यवस्था है, गंगा में तैरती हुई लाशें हैं, क्या ये तमाम मुद्दे जो हैं वो भी चुनाव पे हावी रहेंगे, या हिंदुत्व का मुद्दा, माफिया राज खत्म करने का मुद्दा, डॉन का मुद्दा, या राष्ट्रवाद का मुद्दा, या जातिवाद का मुद्दा यही हावी होगा? ये मुद्दे या ओरिजिनली जो मुद्दे हैं जिसमें कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये हावी रहेगा? ये समझने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं। और आप तेज प्रताप यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बातों से सहमत हूं मैं। शैलेश यादव लिख रहे हैं कि आप सभी को धन्यवाद, सभी पैनलिस्ट बहुत बुद्धिमान हैं। बहुत धन्यवाद आपको शैलेश यादव जी, आप जुड़ते हैं, देखते हैं। और ऐसे ही ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो जनता को बड़े स्तर पर मतदान करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मतदान करें। प्राची यादव कह रही हैं कि और शराब के ठेके खुले हैं और स्कूल बंद हैं, इस टॉपिक पर भी तो कुछ होना चाहिए। इलेक्शन के चक्कर में ये टॉपिक उड़ता ही नहीं, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। शराब के ठेके खुले हैं और स्कूल बंद है, ये भी बहुत बड़ा और गंभीर बात है जो आप लिख रही हैं प्राची यादव जी, और इस पर बात तो होनी चाहिए। लेकिन यही है कि जब आप शराब की बात करें या ठेकों की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण बात करें, तो लोग सुनना ही नहीं पसंद करते। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप महत्वपूर्ण बातों पर, मुद्दों की बात कीजिए तो लोग जुड़ते नहीं हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों को मलाई चाहिए, मक्खन चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इस समय स्कूल, आज की तारीख में देखिए, बात ये भी है कि स्कूल जो हैं उसको अगर खोला जाए और उससे अगर बच्चे बीमार हों, उनके बीच ये वायरस जो है वो अगर और पनपे, बच्चों के ऊपर असर करे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा सबको संभल के चलने की, रहने की जरूरत है। जब पूरी दुनिया में एक नया खतरा मंडरा रहा है, तो जब तक थोड़ी सी इसमें जो है इसकी गति मध्यम न पड़ जाए, धीमी न पड़ जाए, तब तक थोड़ा सा अपने को इंतजार करना चाहिए। शराब के ठेके की बात अब वो जाने, सरकार जाने, और उसमें सरकार को कमाई होती है, शायद उस हिसाब से वो करते होंगे। लेकिन फिर भी स्कूल तो खुलना चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए। इस पे तो मैं भी आपके साथ राजी हूं कि हाँ ये बात होनी चाहिए। सैयद सादिक भी हमारे साथ, वोट फॉर प्रियंका गांधी लिख रहे हैं। बचाए खान लिख रहे हैं कि जनता तो
आ जाएगी ईवीएम मशीन कहाँ, और ईवीएम मशीन की बात भी होगी, बिल्कुल सही। कमिल शेख कह रहे हैं गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट कमिल शेख जी, आपको भी। हरिओम जी हमारे साथ। अफरोज आलम कह रहे हैं राजीव जी यूट्यूबर्स जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट से तो लगता है कि एसपी मजबूत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ऐसे भी हमारे भी काफ़ी संवाददाता, काफ़ी रिपोर्टर ग्राउंड पे हैं, उन लोगों के हिसाब से यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी मजबूत है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही अफरोज आलम जी, आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं। धनंजय पडवाल जी कह रहे हैं कि ये डब्बा चैनल है, बहुत झूठ फैलाता है। धनंजय पडवाल जी, आपको पसंद नहीं आता है, इस झूठ को मत देखा कीजिए। अब आज ज़्यादा क्या कहूँ मैं आपको, डब्बा चैनल कह रहे हैं फिर भी आप आते हैं देखने के लिए, मत देखा कीजिए आप। झूठ फैलाता है तो आप रिपोर्ट कीजिए थाने में कि हम क्या झूठ फैला रहे हैं, वरना आप बोलिए कि ये क्या झूठ हमने फैलाया है। अभिषेक यादव हैं बेरोजगारी बनाम सरकार कह रहे हैं। सुभाष तिवारी नमस्कार कह रहे हैं दिल से, और क्रेजी विथ ट्रिक कह रहे हैं आरक्षण घोटाला योगी सरकार, आरक्षण घोटाला की बात कर रहे हैं क्रेजी विथ ट्रिक। और ऐसे ही कमिल शेख भी हमारे साथ में हैं, सुभाष तिवारी, अभिषेक जी, अखिलेश आ रहे हैं लिख रहे हैं, आशीष मौर्य SP 267 लिख रहे हैं, और ऐसे ही कौशिक देवराय बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कहां खड़ी है चुनाव में, संगठन कहां तक मजबूत हुआ, बूथ स्तर पर उत्तर प्रदेश में कोई मानने को तैयार नहीं, अभी कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और फिर तेज प्रताप यादव लिख रहे हैं कि मंडल बनाम कमंडल पर भी चुनाव अगर बखूबी हो जाए तो यूपी सपा आसानी से जीत सकती है, 85 हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। और शैलेश यादव का लिखना, सर जी अगर अखिलेश जी अर्पणा जी को टिकट देते तो परिवारवाद का आरोप लगता, अब भाजपा वाले मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, बहुत हंसी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शैलेश यादव जी, जब अपनी तरफ आ जाए तो मास्टर स्ट्रोक, जब चला जाए तो दल बदलू, ये बात तो कई लोग उठाते हैं, कई लोग कहते हैं। संतोष कुमार कह रहे हैं भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, इस बार ऐसा नहीं होगा। कामिल शेख जी हाँ लिख रहे हैं, और क्रेजी विथ ट्रिक भी हमारे साथ हैं, और उबैदुल्ला खान भी हमारे साथ हैं। सर जी आप सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और संदीप यादव भी हैं, जय अखिलेश जिंदाबाद लिख रहे हैं। हाजी मोहम्मद यूनिस भी हमारे साथ। HD मॉडल 5 स्टेट ओपिनियन पोल 2022, आपको बताऊं कि ये 5 स्टेट का ओपिनियन पोल 2022 जो है वो हम इसी शनिवार को 22 तारीख को लेकर आ रहे हैं, और AK TV लाइव चैनल भक्तों की पोल खोलता है, इसलिए भक्त नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भक्तों की पोल, कोई भी भक्ति करे, किसी भी चीज की भक्ति करे, वो मुझे पसंद नहीं है। हमारे चैनल पे एक चीज आप देखेंगे कि गलत को गलत, सही को सही कहते हैं, इसमें कोई बुरा मान जाए तो अब उसमें क्या कहा जा सकता है। जो सच है वो आपको दिखाएंगे, आपके सामने रखेंगे। आज आपको मेरी बात पसंद आ रही है, और कल को हो सकता है कि मेरी बात पसंद ना आए, तो आपको बुरा लग जाए, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन इतना सच है कि जो सच है वही हम आपको बताएंगे, वही दिखाएंगे। आप हमारे स्क्रीन पे ये भी देख रहे होंगे कि सबसे सटीक ओपिनियन पोल 2022 का जो 22 तारीख को, 22 जनवरी को शाम 5 बजे से हम दिखाएंगे। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, पंजाब के 5 राज्यों का ओपिनियन पोल लेकर के हम आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि कहां क्या कितनी सीटें आ रही हैं। कौशिक जी, कौशिक देवराय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक यादव भी है, 5 राज्यों से भाजपा जा रही है लिख रहे हैं अभिषेक यादव। और ऐसे ही रविशेक यादव लिख रहे हैं बिके हुए चैनल के बारे में क्या कहोगे जो गलत ओपिनियन पोल गलत दे रहे हैं, जिसे ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। रविशेक यादव जी कह रहे हैं। ऐसे ही अफरोज आलम कह रहे हैं कि अब जनता खुद इलेक्शन लड़ रही है जो बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी बेनाम जनता, बीजेपी बनाम जनता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोहेल लिख रहे हैं जो सऊदी अरबिया से हमें देख रहे हैं कि सबा खैर कह रहे हैं, गुड नाइट कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट सोहेल जी। और मोहम्मद अली भी हमारे साथ में है। 180 SP कांग्रेस मोर देन 60 इनका कहना है। और ओम प्रकाश जी कह रहे हैं DB लाइव देश का वो चैनल है जिसे लोग NDTV के बाद सबसे अधिक पसंद किया है लोगों ने, और ईमानदार पत्रकारिता के लिए आपको मुबारक राजीव सर। ओम प्रकाश तिवारी जी आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप ईमानदारी
की बात कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि ईमानदारी के साथ हम आप तक बातों को रखें। और वैसे पैनलिस्टों को हम लेकर आते हैं जो वो भी बहुत खुल के अपनी बात रखते हैं। अभी आप सुन रहे होंगे हमारे 4 पैनलिस्ट, चारों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन विचार जो हैं किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं, ये हम बताने की यहाँ कोशिश करते हैं। आशीष मौर्य हैं जो कह रहे हैं ओबीसी 50% आरक्षण लेकर रहेंगे, आशीष मौर्य कह रहे हैं। और ऐसे ही एचडी मॉडल हैं जो दुनिया का सबसे अच्छा चैनल, फॉलो करो सब लोग भाई। एचडी मॉडल, बहुत धन्यवाद कि आप हमें फॉलो करते हैं और लोगों को कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तौफीक रजा हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। और ऐसे ही अहमद पाशा हैं हमारे साथ में जो कह रहे हैं सब स्टेट में बीजेपी मुक्त भारत होने वाला है। सर को कांगो में हो आप का चैनल, कांगो से हमारे चैनल को देखते हैं, कुंगो से हमारे चैनल को देखते हैं। बहुत धन्यवाद अहमद पाशा जी कि आप इतने दूर से देखते हैं हम लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। प्रदीप कुमार पूछ रहे हैं कि ये सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए, राजीव सर आप थकते क्यों नहीं। प्रदीप कुमार जी, बस काम है, करना है और चुनाव का वक्त है, सही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहती है, इसलिए आप लोगों से बात करके रूबरू हो करके थकान जो है वो दूर हो जाती है। सलीम खान जी हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं बीजेपी 403। और ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं एनडीटीवी के बाद विश्वास का दूसरा नाम डीवी लाइव। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूं ओम प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रदीप कुमार जी आपको, एचडी मॉडल जी बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। अहमद पाशा उतने दूर से देख रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद। शैलेश यादव लिख रहे हैं कि सर जी आपकी बात हमेशा अच्छी लगेगी, जो अखिलेश यादव जी की आलोचना करते हैं वो भी अच्छा लगता है, सत्य को सत्य कहना चाहिए आदरणीय सर जी। आदरणीय शैलेश यादव जी, बिल्कुल सत्य को सत्य न कहें तो फिर क्या कहें, और यही कोशिश रहती है। कल को ये बात हो सकता है कि किसी को, या आपकी ही बात अगर मुझे पसंद ना आए और मैं कह दूं कि नहीं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए मेरी बात बुरी लगे, लेकिन कुछ देर बाद अगर आप सोचेंगे तो आपको शायद लगे कि नहीं ये सही कह रहा था। तो इसलिए अपनी बातों को जरूर रखना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अफरोज आलम कह रहे हैं कि बीजेपी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी ऐसा जैसे पुलवामा या मुजफ्फरनगर जैसा कुछ न हो। ऐसा अफरोज आलम भाई, मैं यही कहूंगा कि ऐसा ना हो, जीत के लिए कुछ भी करे लेकिन पुलवामा या मुजफ्फरनगर जैसा ना हो, ये जरूर मैं कहूंगा कि ऐसा ना हो। इसमें लोगों की जान माल की बात है, लोगों की जान लेना ये कहां तक उचित है। जैसे भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने, लेकिन जैसे भी जिस भी ढंग से हो ये नहीं होना चाहिए। और आप सही कह रहे हैं। फिर भी हबीबी मोहम्मद जमालुद्दीन सऊदी अरबिया से हमें देखते हैं, गुड नाइट कह रहे हैं, शब्बा खैर कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट शब्बा खैर। और आपका डिबेट पसंद नहीं, नफरत फैलाने वालों को आपका डिबेट पसंद नहीं आता है कह रहे हैं। कोई बात नहीं मोहम्मद जमालुद्दीन भाई, चलता रहता है। और कौशिक देवराय बोल रहे हैं कि मेरी बातों पर कुछ कहिए। आपकी बातों का जवाब मैंने दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अभी बहुत काम करने की जरूरत है, जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं। कांग्रेस एक मजबूती की ओर तो बढ़ रही है, लेकिन उसको अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है ये जानने के लिए आप हमारे ओपिनियन पोल को देखिए। 22 तारीख को, इसी शनिवार को हम आपके सामने दिखाएंगे। दिनेश सिसोदिया जी राम राम साहब कह रहे हैं, आपको भी राम राम दिनेश जी। और हाजी मोहम्मद यूनिस भी हैं, बीजेपी 5 राज्य में 107 सीट कह रहे हैं। अभिषेक जी हैं हमारे साथ में। शमशाद आलम चैनल 786 एसपी कह रहे हैं। गोविंद शर्मा जौनाई, डीवी लाइव आपका बहुत अच्छा चैनल है, एसपी गोविंद शर्मा जौनाई जी कह रहे हैं। अहमद पाशा भी हैं, कांगो DRC साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहता हूं और लेकिन कर्नाटका का रहने वाला हूं। गुड नाइट सर। कांगो साउथ अफ्रीका से हमें देख रहे हैं। अहमद पाशा जो कह रहे हैं कि कर्नाटका का रहने वाले हैं, लेकिन वहां से हमें देखते हैं। अहमद पाशा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ करके, आप हमें देखते हैं, आप कमेंट करते हैं। पहले भी आपके कमेंट को पढ़ा हूं, लेकिन आज आपने बताया कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, कहां के रहने वाले हैं, अच्छा लगा जान करके। ऐसे आप लोग अपना परिचय दिया कीजिए तो एक और भी अपना जो अपनापन है, आत्मीयता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए अच्छा लगा।
लगा कि अहमद पाशा जी हमें इतने दूर से साउथ अफ्रीका से देख रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे ही दिनेश सिसोदिया जी कांग्रेस लाओ देश बचाओ लिख रहे हैं। शैलेश यादव जी हैं हमारे साथ में जो कह रहे हैं कि सर जी मैं प्रोफेसर रविकांत जी से की बातें हमेशा सुनता हूं, वो अखिलेश यादव की तथ्यों पर आलोचना करते हैं, वो मुझे अच्छी लगती है, मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूं। सर जी बिल्कुल सही शैलेश यादव जी, तथ्यों पे आलोचना आप मेरी कीजिए, मैं आपकी करूं। अगर मैंने कहीं गलती की है आप बोलिए कि नहीं राजीव जी आपने यहां गलत बात कही है, लिख दीजिए यहां पर, मैं पढ़ूंगा, लोगों के बीच रखूंगा और अगर गलती की है मैंने तो उसे सुधारूंगा भी, क्षमा भी मांगूंगा। लेकिन वही है कि अंधभक्तों की तरह अगर मैं आपकी आलोचना करूं, आप मुझे मेरी आलोचना कीजिए, तो ये ठीक नहीं है। और यही इसी चीज से मैं खुद को और अपने चैनल को हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, चाहते यही है कि जो सही है जो सच है वो आप लोगों तक लाया जाए। जैनुल अंसारी हैं जो कह रहे हैं कि राजीव जी 5 लोगों को सब्सक्राइब कराया है आज। बहुत धन्यवाद जैनुल अंसारी जी, आपने 5 लोगों को, 5 नहीं 5000 लोगों को सब्सक्राइब कराइए, लोगों के बीच भेजिए लिंक को और सब्सक्राइब जरूर कराइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे अच्छे लोग जो लगातार देखते हैं हमें, जितने भी हैं, जो कमेंट लिखते हैं, जो नहीं लिखते हैं, सबका तहे दिल से पूरे आपको कहूं कि धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़ते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज की एक परिवार सा लगता है, एक फैमिली जैसा लगता है आप लोगों से बात करके। सलीम खान जी लिख रहे हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है सरकार, 403 सीट लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। सलीम खान जी भी बहुत खूब लिखते हैं, 403 सीटें और व्यंग जो आपका कमेंट है बहुत सही है सलीम खान जी। लाल बहादुर यादव जी हमारे साथ जुड़ते हैं जौनपुर से, जहां तक मुझे ध्यान है, गुड नाइट लिख रहे हैं। राजीव जी पूरी टीम को गुड नाइट, आपको भी लाल बहादुर यादव जी गुड नाइट। अभिषेक जी लिख रहे हैं अब की बार भाजपा मुक्त। बचाए खान लिख रहे हैं 5 राज्यों में बीजेपी का सुपरा साफ होने वाला है, इसलिए भक्तों को। और जैनुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। राम गोविंद जी कह रहे हैं आपसे सर, आप जैसे लोग जब तक पत्रकारिता में तब तक समाज का बचाव है। राम गोविंद जी आप जैसे लोग जब तक देखने वाले हैं तब तक इस समाज का बचाव है। हम लोग तो 2-4 लोग ही हैं पत्रकारों में, लेकिन आप जैसे लोग जो जुड़ते हैं, देखते हैं, देखिए अपना काम आप रोक करके देखते हैं, अपना अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो अपना डाटा खर्च करते हैं, उसमें इंटरनेट खर्च करते हैं, तब देखते हैं, कमेंट लिखते हैं, कमेंट लिखने में भी मेहनत लगती है, शब्द खोजते हैं। तो ये आप लोगों की, हमारा तो काम है, रोजी रोटी है, लेकिन आप जुड़ते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं राम गोविंद जी और जैनुल अंसारी जी, ऐसे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं। कैलाश यादव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। कौशिक देवरॉय पूछ रहे हैं लगातार कि बीजेपी कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी बीजेपी से। बीजेपी के पास पैसा और संसाधन ज्यादा है। देखिए भारत को आजाद अंग्रेजों से जिन लोगों ने कराया, गांधी जी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी और भी बहुत सारे आजादी के परवाने रहे, उनके पास हमारे देश में पैसे की कमी थी, लेकिन फिर भी आजाद तो हुआ ना। तो वैसे ही आपको हर लड़ाई को लड़ने का एक नया तरीका लाना पड़ेगा। कांग्रेस को भी कुछ नए तरीके से आना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी कुछ नए तरीके से आ रही है। ऐसे ही तो धन बल जिसके पास है, जिसके पास सरकारी सब कुछ संसाधन है, ईडी है, चुनाव आयोग है, हमारे साथी ने भी लिखा भी था, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी इनकम टैक्स है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी कई राज्यों से बीजेपी हारी है। तो क्या जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी हारी थी, आप याद कीजिए, राजस्थान में बीजेपी हारी थी, 15 साल का छत्तीसगढ़ में राज था बीजेपी का, वहां हार गई थी बीजेपी। 15 साल का राज मध्य प्रदेश में भी था, वहां भी हारी थी। बाद में हालांकि एन प्रकार बीजेपी वहां सरकार बना ले गई, शिवराज सिंह फिर से विराजमान है कुर्सी पर, लेकिन हारी तो थी। आप याद कीजिए, ऐसे ही बीजेपी कर्नाटक में भी हारी थी, बीजेपी ऐसे ही झारखंड में हारी। तो बहुत सारे राज्य हैं जहां बीजेपी, तो धन बल की बात नहीं है, बात है एक जो आपका अंदर का जो बल है ना, वो मजबूत होना चाहिए। और उसके लिए आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप जीत पाएंगे, वरना मुश्किल है। और कौशिक देवराय जी आप जो कह रहे हैं उसके लिए, लेकिन सही है, अगर मुकाबला कांटे का हो, मुकाबला मजबूती के साथ हो, तमाम दल साथ बिल्कुल फाइटिंग पोजीशन में रहें, तब मजा भी आता है, लोगों को भी लगता है कि नहीं
जैसे कई लोग नाराज होते हैं कि आप असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं कि वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। मैं तो, और हमारे साथियों ने भी कल परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग नाराज होते हैं कि ओवैसी साहब के बारे में आप ऐसे, ओवैसी साहब से हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि पूरी मजबूती के साथ आइए, आप जीतने के हिसाब से आइए, किसी को हराने के हिसाब से मत आइए। जीतने के हिसाब से अगर जो पार्टियां आती हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां होती हैं और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब तो एक मजबूत बड़ी पार्टी हैं, बहुत छोटी छोटी पार्टियां, बहुत निर्दलीय लोग आ जाते हैं जो वोट कटुआ के रूप में आते हैं। और जाति, उसने किसी मुसलमान को खड़ा किया तो मैं भी किसी मुसलमान को खड़ा करूंगा, उसने किसी ब्राह्मण को खड़ा किया तो मैं भी किसी ब्राह्मण को, उसने किसी पिछड़े को खड़ा किया तो मैं भी किसी पिछड़े को। इस ढंग की राजनीति जो होती है वो वोट कटुआ राजनीति होती है। और आपको एक और उदाहरण देता हूं, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा था, वहां एक सीट पर एक पार्टी ने एक जाति विशेष के एक सरनेम वाले को, अगर किसी का सरनेम सपोज मौर्य है, मौर्य नाम के एक कैंडिडेट को खड़ा किया। तो आपको बताऊं, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये पिछले चुनाव की बात, 2018 की बात मैं कह रहा हूं। 36 कैंडिडेट मौर्य नाम के खड़े हो गए। मौर्य में एक सिंबॉलिक बता रहा हूं, कोई और नाम है, सरनेम है, और उस नाम के 36 कैंडिडेट खड़े हो गए। भाई साहब, ये क्या है? ये वोट काटने के लिए खड़े कराए जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये तथ्यों के साथ मैं बात कर रहा हूं, और ये नहीं होना चाहिए। ये ऐसी जब गलतियां करने लगते हैं, ऐसा होने लगता है, तो फिर लगता है कि क्या हो रहा है यार, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे दल करते हैं कि आप भी खड़े हो जाओ, कुछ पैसे दे दूंगा, तुम खड़े हो जाओ, तुमको भी पैसे, खोज करके एक सरनेम वाले को, अब ब्राह्मण यहाँ एक जगह से खड़ा हुआ है तो चलो सारे ब्राह्मणों को खड़ा कर दें, वो भले जीत सकता है नहीं जीत सकता है, मुसलमान खड़ा है सामने, सबको मुसलमान को खड़ा कर दो ताकि वोट बट जाए। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमन सिंह जी हैं, ऑनेस्ट चैनल लिख रहे हैं, विमलेश एसपी हमारे साथ, एसपी जिंदाबाद लिख रहे हैं, और ऐसे ही कामिल शेख जी हैं, डीवी लाइव न्यूज में बहुत इंटरेस्ट आता है। राजीव जी बहुत धन्यवाद। कामिल शेख जी आप देखते हैं। पंकज कुमार सिंह हैं जो कह रहे हैं देश फिर गुलाम हो चुका है, आज़ादी भी मिलेगी लेकिन संघर्ष के बाद मिलेगी, कह रहे हैं पंकज कुमार सिंह जी। और विमलेश सिंह जी लगातार बने हुए हैं, अमन सिंह जी लगातार बने हुए हैं, तारा दत्त हैं बीजेपी मुक्त बात कर रहे हैं। फिर लाल बहादुर यादव जी हमारे साथ कह रहे हैं धनबल ईडी चुनाव आयोग सबको जनता हरा सकती है। बिल्कुल लाल बहादुर यादव जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। और ऐसे ही मोहम्मद अयूब भी हमारे साथ बने हुए हैं, और अजीज कामिल फुंदान भी हमारे साथ हैं जो कह रहे नफरत की पराजय जरूरी है, तभी देश तरक्की करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल अजीजी जी, बिल्कुल अजीजी कमलीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोहम्मद तौफीक रजा गुड नाइट लिख रहे हैं। और ऐसे ही है हमारे साथ बने हुए उदय सिंह जी भी बने हुए हैं हमारे साथ में। कमेंट उनका मैं नहीं पढ़ पाया, डिलीट हो चुका है। कमिल शेख हैं जो डीवी लाइव न्यूज में बहुत इंटरेस्ट आता है, राजीव जी कह रहे हैं वो। और महेश कुमार कह रहे हैं नफरत फैलाने वालों से दूर रहे, देश को बचाने वाले वो प्यार बांटने व बढ़ाने वालों को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान लिख रहे हैं महेश कुमार। और फिर स्किल ऑल इन वन लिख रहे हैं एसपी HK क्लासेस, देशबंधु अच्छा चैनल है, बहुत धन्यवाद HK क्लासेस आपको। अफरोज आलम, खुदा से दुआ है कि कोई अनहोनी ना हो। अफरोज आलम जी बिल्कुल आप लोग दुआएं देंगे, कोई अनहोनी नहीं होगी। मोहम्मद लतीफुद्दीन हैं, डीवी न्यूज सही न्यूज बताता है लिख रहे हैं। ऐसे आसूराम डोगियाल जी भी हमारे साथ हैं, पंजाब में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद लिख रहे हैं। एक्नॉलेज मी कह रहे हैं सर आप अपने सर्वे में कितने लोगों को इंक्लूड करते हैं? सर्वे में लगभग 10 लोग तो इंक्लूड हो जाते हैं, हम लोग देखते हैं, इस बार देखेंगे कितने लोग आएंगे। एक्नॉलेज मी हमसे पूछ रहे हैं। फिर HB नॉलेज भी हैं जो कह रहे हैं ये चैनल सिर्फ बीजेपी विरोधी है, इसको रिपोर्ट करो। कर दीजिए भाई साहब, HB नॉलेज बीजेपी विरोधी अगर लग रहा है तो। और फिर बात यह है HB नॉलेज जी, मैं एक बात कह देता हूं कि चूंकि बीजेपी की सरकार है तो बात उसकी होगी ही, अब उसमें आप विरोध की बात कहां से ले आते हैं ये समझ में नहीं आता। और राजेश यादव जी हैं, फिर RDN संत यादव जी हैं ऑफिशियल हमारे साथ में। अफरोज आलम लगातार बने हुए हैं, और ऐसे ही मखसूम खान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं।
तेज प्रताप यादव हैं, कह रहे हैं इस सरकार की सुखद बात यह है कि ये रही कि नाली से गैस, बत्तख से ऑक्सीजन, गोबर से कोहिनूर, गोमूत्र से सोना, रोजगार से में पकौड़े, कोरोना के लिए थाली ताली बजाना, इतनी मनोरंजक सरकार है कि 6 साल कैसे कट गए पता ही नहीं चला, तेज प्रताप यादव जी कह रहे हैं। और ऐसे ही एक्नॉलेज मी कह रहे हैं, सर आप अपने सर्वे में कितने लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं करते हैं। फिर कौशिक देवराय, राहुल गांधी जी इटली से वापस आ गए क्या? राहुल गांधी जी आ चुके हैं वापस, बिल्कुल आ चुके हैं। और हरविंदर सिंह जी कह रहे हैं, सर जी ऐसा क्यों लग रहा है देश फिर से गुलामी की ओर जा रहा है। मकसूम खान जी कह रहे हैं, अच्छे दिनों के तराने सुनाने लगे शहर शहर गांव गांव में लोग, जब जब महंगाई के ढोल बजाने लगे, मोदी जी को समझने में जमाने लगे, बाबा जी गोरखपुर को जाने लगे। बहुत खूब मकसूम खान जी। और सरफराज मंसूरी जी हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है और देश को बचाना है। कौशिक देवराय जी भी हमारे साथ लाइव विद उदय जी लिख रहे हैं कि सपा को बढ़त कायम रखने के लिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं उदय सिंह जी कि अगर इसको आगे बढ़ाना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मोहम्मद अयूब हैं जो कह रहे हैं सच डीबी लाइव सच चैनल है। कैलाश यादव भी हमारे साथ, संजय यादव हमारे साथ में, दयाराम जी हैं, ईवीएम है तो बीजेपी है कह रहे हैं, और तेज प्रताप जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो तमाम साथियों, अब मैं आप लोगों से एचके क्लासेस भी हैं, आपके चैनल का हम सम्मान करते हैं, मुझे भरोसा है कि ये चैनल जमीनी हकीकत को दिखाता है। एचके क्लासेस लिख रहे हैं। मोहम्मद सलमान भी हमारे साथ में, आई एम बैक सर। मोहम्मद सलमान जी बहुत धन्यवाद, आप आ गए, आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। आरवी सिंह भी हमारे साथ, सर जी आप ग्रेट लिख रहे हैं। आरवी सिंह हमारे साथ, अफरोज आलम भी हैं, और हरमीत बिड़ला भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अभी तक का अखिलेश जी का कैंपेन सही चल रहा है क्या या अभी भी कमी है? हरमीत बिड़ला जी, अभी तक अखिलेश यादव कोई गलती नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव का कैंपेन बिल्कुल सही चल रहा है। ये चूंकि एक मजबूती के साथ अखिलेश यादव यहां पर फाइट दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन इसको कितना आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं अपने लोगों में, अपनी पार्टी में जिन बाहर के लोगों को, बीजेपी से लोगों को लाए हैं, उनसे पार्टी के अंदर नाराजगी न फैले, ये भी अखिलेश यादव को सोचना होगा। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं बिकाऊ उम्मीदवारों की वजह से कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। और इंतसार आलम भी हैं हमारे साथ में, देश को बेचने वालों से बचाना होगा। भारत कर्ष भी हमारे साथ हैं, भारत कर्ष जी कह रहे हैं बीजेपी गई अब देश आजाद होगा। तो ऐसे बहुत सारे साथी। अब आप लोगों से विदा चाहता हूं। अमन सिंह जी हैं, कह रहे हैं सर आपके ओपिनियन पोल का सिंपल साइज और एरिया कवरेज कितना होता है? ये सैंपल साइज और एरिया कवरेज ये आपको 22 तारीख को ही हम बता पाएंगे दोस्त अमान सिंह जी, लेकिन आप जुड़िए 22 तारीख को शाम 5 बजे से लगातार कैसे हम सैंपल इकट्ठा करते हैं, कैसे सर्वे करते हैं और किस किस एरिया में जाते हैं, सब कुछ बताएंगे हम 22 तारीख को। इसलिए ये सारे सवाल जितने आपके हैं, ऐसे और भी बहुत सारे साथी होंगे, उनके सवाल, सारे सवालों के साथ हम आपके सामने रहेंगे। मोहम्मद अकरम हमारे साथ, मकसूम खान हमारे साथ में, ओम प्रकाश जी, रामचंद्र भगत जी हमारे साथ में, ऐसे तमाम साथी जो जुड़े रहे। और कई लोगों के, अगर मैं संजय कुमार जी, आप लोगों का अगर मैं दिनेश सिसोदिया जी माफ करें तो तमाम दोस्त, अगर आप लोगों कई लोगों के अगर कमेंट नहीं ले पाया हूं तो माफी चाहता हूं। लक्ष्मण कुमार भी हैं तो जो कह रहे हैं झारखंड से हैं और सेंटर में बीजेपी होने से यूपी में बीजेपी को जीतने के 70% बचे हैं कह रहे हैं। और ऐसे ही एनामुल हक भी हमारे साथ में हैं और आसूराम डोग्याल भी हैं, अफरोज आलम और कल्लू डीलर भी हैं। कह रहे हैं कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अखिलेश पर कर्ज माफी घोषणा की आवाज पहुंचाएं। और इमरान रहमान भी हैं, अहमद पाशा भी हैं, 22 तारीख को जरूर देखूंगा कह रहे हैं। तो तमाम दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए, कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ खबरों के साथ, कुछ पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, हमारे लिंक को, हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को बताइए दूसरों के बीच में और देखने के लिए बुलाइए। तब तक आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।